जहां तक हमने कल चर्चा की थी उससे आगे आज देख रहे हैं, और आज मुख्य रूप से जो हमें चर्चा करना है वो परंपरागत विरोध वर्ग को देखेंगे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को। और आज ये जो प्रैक्टिकल स्तर पर जो हमें प्रश्न हल करने की जो प्रक्रिया है वो हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। और इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम प्रश्न को देखते हैं, किस तरह प्रश्न को समझते हैं और कैसे उसको हल करेंगे। तो इसके संदर्भ में कुछ बातें जो है वो हमें कल की जो कक्षा हुई थी उससे भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि कल हमने लिया था ये जो कि तर्कवाक्य 1, तर्कवाक्य 2 और फिर जाकर के निष्कर्ष जो है इनको देखना था। तो इसमें दो तरह का है। एक तो मैं कुछ प्रश्न यहाँ पर बोल रहा हूँ और आप सभी के पास कोई न कोई गाइड होगा ही जिसमें कि प्रश्न दिए गए होंगे, अन्यथा स्कैन करके हम स्टडी मटेरियल वाला जो है किसी एक का हम दे देंगे। हालांकि वो ऑफिशियली नहीं है, आपके सुविधा के लिए दिया जाएगा, वो आप देख पाएंगे आप, ठीक है। जो एक जगह जितने भी प्रश्न हैं उनको हम लगभग 100 करीब प्रश्न है वो आपको दे देंगे ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें और जहां जहां समस्या होती है उसमें चर्चा कर सकें। जैसे देखिए, एक उदाहरण हम बता रहे हैं आपको प्रश्न का, और उसको आप समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे आप हल कैसे करते हैं। तो जैसे कि एक प्रश्न है, प्रश्न एक तरह से पूछा जाता है आपसे, जो कि अगर एक से अधिक प्रश्न अगर होते हैं तो भी, अगर मात्र एक प्रश्न उससे होता है तो भी इस तरह का दिया जाता है, जो कि नीचे दिए गए प्रश्नों में या प्रश्न में दो आधार वाक्य दिए गए हैं, साथ ही कुछ निष्कर्ष भी दिए गए हैं, और उस कूट का चयन कीजिए और दर्शाएं कि निष्कर्ष सही रूप से प्रदत्त आधार वाक्यों से ही प्राप्त हुए हैं। इतना लंबा चौड़ा जो ये कह रहा है, प्रश्न क्या है वहां पर, क्योंकि आपको दो आधार वाक्य दिए जा रहे हैं और दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं निष्कर्ष के, 1 और 2, ये निष्कर्ष दिए जा रहे हैं। अर्थात दो आधार वाक्य दिया दिया जाता है और नीचे में दो निष्कर्ष दिया जाता है, ठीक। और इस निष्कर्ष में ये होता है कि इसमें कौन सा सही है ये आपको खोजना होता है। तो कभी कभार केवल एक ही निष्कर्ष उसका सही होता है और कभी कभार हो सकता है जो कि वह किसी अन्य तरह से भी पूछा जा सके। सामान्य रूप से आपको दो में से एक जो निष्कर्ष है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसको आप वेन के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे आगे चल करके, लेकिन इस सारणी के माध्यम से कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे वो यहाँ पर है। जैसे यह है पहला प्रश्न का स्वरूप क्या है, वो ऑप्शन है, दो आधार वाक्य दिया जाएगा और उसके दो उत्तर आपको दिए जाएंगे। दो आधार वाक्य से एक निष्कर्ष जो है उन दोनों में से कोई एक जो होगा वो ठीक है और कि दूसरा उत्तर गलत होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है उन दोनों में से कौन सा है। प्रश्न क्या है, पहला आधार वाक्य है कुछ मेजें स्वर्णिम है, अर्थात सम टेबल्स आर गोल्डन, इस तरह करके पहला आधार वाक्य है। दूसरा है सभी लकड़ी मेजें हैं, सभी लकड़ी मेजें हैं। आपको क्या करना है ये मैं इसके बाद प्रश्न पढ़ने के बाद बता रहा हूं, और कैसे आप हल करेंगे वो भी मैं इसके बाद बता रहा हूं आपको। पहला दिया गया है वाक्य कुछ मेजें स्वर्णिम है। पेन कॉपी होगा तो अगर लिख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ मेजें स्वर्णिम है, दूसरा सभी लकड़ी मेजें हैं। और इससे निष्कर्ष जो निकाला गया है, तो दो निष्कर्ष आपको दिया गया है, इसमें से आपको चयन करना है कौन सा निष्कर्ष सही है। तो है कुछ लकड़ी स्वर्णिम है, एक पहला निष्कर्ष वहां पर ऑप्शन दिया गया है आपको। कुछ स्वर्णिम कुछ लकड़ी स्वर्णिम है और कुछ स्वर्णिम लकड़ी है, ये आपको दो दिया गया है
निष्कर्ष के रूप में। तो इसमें आपको करना क्या है, कैसे आप इसका लेंगे, उत्तर कैसे आप खोजेंगे इसमें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि प्रथम और द्वितीय जो है वह किस तर्क वाक्य ग्रुप का है, ये आप नोट कर लेंगे। जो ही आप कह रहे हैं क्योंकि कुछ मेजें स्वर्णिम है, तो ये हो गया आय तर्क वाक्य। ठीक, दूसरा जो है सभी लकड़ी मेजें हैं, ये हो गया ए तर्क वाक्य। अब इससे जो निष्कर्ष जो निकलना है वह इससे निष्कर्ष जो निकलना है वो क्या होगा कि किस तरह का निकलेगा, तो स्वाभाविक रूप से आय तर्क वाक्य जो है वही निकलेगा इससे निष्कर्ष के रूप में। तो अब इनमें क्या होगा कि ये सामान्य रूप से तो आप अन्य आय ढूंढा, लेकिन जहां पर आपको इस तरह के प्रश्न होंगे जो कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि दोनों सही है कि दोनों में से कोई नहीं सही है, तो ऐसे के लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा जो दोनों में से कौन सा वैध होना चाहिए। ठीक है, तो एक प्रश्न प्रकार इस तरह का आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें न तो पहला निष्कर्ष सही होगा और न ही दूसरा निष्कर्ष सही होगा। क्यों नहीं होगा सही, तो इसके लिए आप देखेंगे जो उद्देश्य और विधेय जो दिया गया है, इसके कारण आप आइडेंटिफाई करेंगे। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, जब हम वेन डायग्राम को देखने लगेंगे उस समय में हम देखेंगे। ठीक है, तो सामान्य रूप से तो आप इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे आय है और ए है, तो निष्कर्ष किस तरह निकलना है, ए तर्कवाक्य निकलना है। अगर एक उत्तर, दोनों में से एक उत्तर आपको खोजना है और तर्कवाक्य है, उनमें क्या होता है कि आपको ये जो निरपेक्ष वाक्य में इनके घटक जो होते हैं, इनको आपको कोडिंग के रूप में ध्यान रखना होगा। आगे हम जब मूड वाला पढ़ेंगे उसमें ये काम देगा आपका। जैसे एक पहला जो होता है, एक जो तर्कवाक्य होगा वह बृहत तर्कवाक्य कहा जाएगा, जिसको आप मेजर प्रीमाइस कहते हैं। इसमें विधेय है, इसमें जिस वाक्य में विधेय होगा या प्रेडिकेट होगा वो कहलाता है मेजर और या बृहत। जिसमें विधेय नहीं होगा वो हो जाएगा माइनर। और दोनों में जो होगा, दोनों में सामान्य रूप से उद्देश्य जो होता है वही होता है। दोनों में जो होगा वह क्या होना है, उसको क्या कहेंगे, मध्यम पद, और इसको इंडिकेट करते हैं एम से। तो आगे जब हम इसका बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, तो उसमें आएगा जो कि पद के आधार पर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो वो हम बाद में देखेंगे जब हम मूड और फिगर पढ़ाने लगेंगे उस समय में। आज जो मुख्य हमारा विषय है वो है परंपरागत विरोध वर्ग। ठीक है, अब कल जो हमने पढ़ा था, आज जो पढ़ा है, इनको अभी मिक्स नहीं करिए। अब कल वाला अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी इसको साइड कर दीजिए। आप अभी जो हम देख रहे हैं उनको सेपरेटली देखने का प्रयास करिए, और इसका पिछले किसी से कोई वास्ता नहीं है। केवल वास्ता किससे है कि आपको ए तर्कवाक्य आपको पता है, ई तर्कवाक्य पता है, आई तर्कवाक्य पता है और ओ तर्कवाक्य पता है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब प्रश्न इससे क्या बनता है, ये सबसे आसान होता है, और अगर ये जो ग्राफ दिखाया गया है, अगर ये नहीं ध्यान में रहे तो आप इसको किसी भी तरह से नहीं कर पाते हैं। होता क्या है इसमें, जो कि ऊपर में जो आप देख रहे हैं, ए और ई जो होगा ये आपस में हमेशा कंट्रेरी रहेंगे, अर्थात ये विपरीत या विरोधी कहे जाएंगे आपस में। जब अगर कहा जाएगा जो कि ए तर्क वाक्य है तो इसका विरोधी कौन सा होगा, तो आप अनिवार्य रूप से ध्यान रखेंगे जो कि ये केवल ई तर्क वाक्य जो होगा वो उसका विरोधी होगा। ठीक, और
अगर आय तर्क वाक्य है उसका उपविपरीत जो होगा या सब कंट्रेरी जो होगा वह होगा ओ तर्क वाक्य, या ओ तर्क वाक्य के लिए ये जो होगा सब कंट्रेरी होगा अर्थात पारस्परिक रूप से। इसी तरह ए तर्क वाक्य जो है और आई तर्क वाक्य जो है वह आपस में क्या उसका संबंध होगा, जो कि ये अधीनस्थ होगा या सब अल्टरनेशन होगा। इसी तरह ई जो होगा वह सब अल्टरनेशन होगा, ई और ओ का। ठीक। और अगर ये कॉर्नर जो पर जो है उनको पारस्परिक आप मिलाते हैं, जैसे ए का ओ के साथ, ई का आई के साथ, ये जो होगा या आई का ई के साथ, ये व्याघातक होगा या कंट्राडिक्टरी होगा। तो इसमें बेहतर ये होगा कि आप इंग्लिश टर्म ध्यान रखें, क्योंकि हिंदी में दो दो करके दिया गया है या और भी आपको दिखाया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम दिया गया है, एक का, एक संबंध का। तो ये पारस्परिक जो संबंध है इन सब में इसको दर्शाता है, और इससे प्रश्न जो बनता है वो इस तरह का बनता है, जो कि मान लीजिए आपको ए तर्क वाक्य कोई उदाहरण के लिए दे दिया गया और कोई ई तर्क वाक्य दे दिया गया, या फिर आपको कहा जाएगा जो कि ए तर्क वाक्य दे दिया गया और कहा जाएगा जो कि इसका कंट्रेरी जो होगा वह कौन सा होगा, तो आपको ई तर्क वाक्य को खोजना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको ए दिया गया और आई के साथ संबंध पूछा जाता है तो ये अधीनस्थ होगा या सब अल्टरनेशन होगा। तो ए और ई का सब ये कंट्रेरी और आई तथा ओ का सब कंट्रेरी, और इधर जो है सब अल्टरनेशन, ए और आई का सब अल्टरनेशन पारस्परिक जो संबंध होगा, ई और ओ जो है उसका सब अल्टरनेशन होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो संबंध है एक दूसरे का, ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। संबंध जो है इनको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। तो आज जो हम पूरा पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे वो यही परंपरागत विरोध वर्ग के जितने भी हैं प्रश्न, उनको लेकर के हम अभी देखेंगे। आज इसी पर चर्चा हम संपूर्ण कक्षा में इसी पर हमारा बेस्ड है। तो कुछ जो उदाहरण है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और प्रयास करेंगे जो कि उन उदाहरणों को समझें और इनको उत्तर देने का प्रयास करें। जैसे देखिए दिया गया है एक, जो कि सभी कीमती पत्थर होते हैं, ऐसा सॉरी, सभी हीरे कीमती पत्थर होते हैं, सभी हीरे कीमती पत्थर होते हैं। और दूसरा एक है जो कि कुछ हीरे कीमती पत्थर नहीं होते हैं। तो इन दोनों वाक्यों में किस तरह का संबंध होगा, तो आप सहज रूप से जानते हैं, जो कि आपको केवल आइडेंटिफाई करना है किस तरह का तर्क वाक्य है, और आप विशेष इसमें दिमाग अपना नहीं लगाएंगे, इसमें केवल ये लगाएंगे जो किस तरह का तर्क वाक्य है। ये परंपरागत विरोध वर्ग से जो प्रश्न आते हैं उनमें वाक्य जो दिया गया है वाक्य पर आप ज्यादा ध्यान न दे करके आप ध्यान ये देंगे जो कि ये किस तरह का तर्क वाक्य है। तो जैसे दिया गया है जो कि सभी हीरे कीमती पत्थर हैं और कुछ हीरे कीमती पत्थर नहीं होते हैं, तो इन दोनों के मध्य जो संबंध होगा वो कौन सा संबंध होगा, तो आप बीच में देख रहे हैं कंट्राडिक्टरी। आप अंग्रेजी में ही आप टर्म ध्यान रखिए तो आपके लिए भी ज्यादा बेहतर होगा, और परीक्षा में जब आप देखने लगे तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट दिया गया होता है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि एक जैसा ही सभी आपको दिख रहा है, तो इसलिए उसको आप छोड़ दीजिए। अर्थात कॉर्नर वाला जो होगा वो अनिवार्य रूप से कंट्राडिक्टरी रिलेशन होता है, अर्थात ए का ओ के साथ कंट्राडिक्टरी, ई का आई के साथ कंट्राडिक्टरी, ये संबंध इस तरह का होता है। तो इसी तरह सभी मनुष्य ईमानदार हैं, तो इसका और दूसरा वाक्य जो है कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है, तो ये सभी मनुष्य ईमानदार हैं, कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है, ये पारस्परिक जो होंगे वो कंट्राडिक्टरी होंगे। मैं कंट्राडिक्टरी का पहले उदाहरण ये बता रहा हूं, इसको आप अंतर विरोधक कहते हैं, इनको आप व्याघातक कहते हैं, दोनों तरह का नाम आता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में एक ही टर्म है, कंट्राडिक्टरी टर्म्स होते हैं ये। अर्थात इन दोनों के मध्य क्या कौन सा संबंध होगा,
ए और ओ के मध्य कंट्राडिक्टरी संबंध होगा। आप सेंटेंस जो देखें उसमें केवल आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे जो कि ये किस तरह का है, संबंध किस तरह का है इन दोनों के मध्य, दोनों के मध्य जो संबंध है वो किस तरह का है। तो और इनमें मूल रूप से क्या हमें देखना है, जो ही आप सेंटेंस देखें तो सेंटेंस का प्रकार जो है अर्थात तर्कवाक्य का प्रकार जो है वो आप लिखने का प्रयास करेंगे, और वो जो ही लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और ये ध्यान में रहेगा। तो कॉर्नर वाला जो रहेगा वह अनिवार्य रूप से किस तरह का रहेगा, जो कि कंट्राडिक्टरी रिलेशन रहेगा, है कंट्राडिक्टरी रिलेशन रहेगा इसमें। इसी तरह दूसरा देखिए आप, कोई भी हीरा कीमती नहीं है, कोई भी हीरा कीमती नहीं है, ना हो तो पेन कॉपी में नोट कर लीजिए आप, सभी हीरा कीमती है, सभी हीरा कीमती होता है या कीमती पत्थर होता है, और कुछ हीरे कीमती पत्थर नहीं होते हैं, ये कंट्राडिक्टरी हो गए। इसी तरह सब कोई भी हीरा कीमती पत्थर नहीं है और कुछ हीरे कीमती पत्थर होते हैं। ये जो ई और आई का है ये आपस में कौन होंगे, तो कंट्राडिक्टरी होंगे, ठीक है। अभी हम आप लोगों से जब प्रश्न हम पूछेंगे तो ये इस तरह हम अभी पूछेंगे जो कि ये संबंध किन किन के मध्य होता है, ये हम पूछेंगे आपसे। तो आप अभी से समझते जाइए, क्योंकि इसको जो बताया गया है यहाँ पर उनको यहीं पर दिमाग में बैठा लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अलग से आप रटना प्रारंभ करेंगे तो वो नहीं समझ में आता है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, जो कि कॉर्नर पर जितने भी हैं उनका डायरेक्ट कॉर्नर वाला जो रहेगा वह उनके साथ जो संबंध होगा वो कंट्राडिक्टरी रहेगा। अर्थात पहले तो आप ये चार्ट बनाएंगे कैसे, ए ई ऊपर में रहेगा, आई ओ नीचे में रहेगा, और ए के नीचे में आई रहेगा, क्योंकि जो ये सकारात्मक है अर्थात अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का नीचे में वही रहेगा, और नकारात्मक वाला जो है, निषेधात्मक वाला जो है, उनका एक साइड रखेंगे आप। तो और फिर कॉर्नर वाला जो रहेगा, जैसे ए का ओ के साथ, ई का आई के साथ, ये जो संबंध होगा ये पारस्परिक रूप से क्या कहा जाएगा, कंट्राडिक्टरी। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस बनेंगे इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उन दोनों के मध्य क्या संबंध है वो आप सहज रूप से बता सकते हैं, जो कि इन दोनों का किस तरह का संबंध है। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं संबंध जो दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है वह विरोधी, विरोधी कहां पर है, कंट्रेरी, अर्थात ए और ई का जो संबंध होगा वो कंट्रेरी होगा, अर्थात विरोधी होगा, या इसी को विपरीत भी कहते हैं। तो ए और ई के मध्य जो होगा वह कंट्रेरी होगा, और नीचे में जो होगा वह सब कंट्रेरी होगा, ठीक है, उप विपरीत या उप विरोधी होगा। ए और ई के मध्य कंट्रेरी, आई और ओ के मध्य सब कंट्रेरी रिलेशन होगा, ठीक ना। तो ये आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, और दोनों साइड में जो है वो सब अल्टरनेशन है, अर्थात उनको कहा जाता है, सब अल्टरनेशन कहा जाता है अधीनस्थ को, ठीक। तो ए और आई का जो होगा वह सब अल्टरनेशन रिलेशन होगा, आई ई और ओ का जो होगा वो सब अल्टरनेशन रहेगा। तो आप इस तरह से इनका नाम जो है इसी तरह से ध्यान में रखेंगे। तो अगर आप इतना देख लिया है तो लगभग आपको परंपरागत विरोध वर्ग में जिनको आइडेंटिफाई करने वाला जो है, क्योंकि अभी तक जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सभी केवल सैद्धांतिक रूप से चर्चा कर रहे हैं। हम अभ्यास में जब हम एक एक करके प्रश्न आपके समक्ष उपस्थापित करेंगे, स्टैंड आपके सामने में रहेगा और उससे हम प्रश्न लेंगे और आपको बताएंगे और आपसे पूछेंगे, तब आपको ये जो सैद्धांतिक हमने पढ़ा है उसका वो एग्जामिन कर पाएंगे आप। और आज चूंकि 5वां दिन है तो हमें परंपरागत विरोध वर्ग देखना था,
और एक और रहेगा मूड और फिगर का। उसके बाद हम प्रैक्टिस का रखेंगे 7वें दिन जो रहेगा। तो इस तरह से हम अभी देखते हैं। अब कुछ प्रश्न जो है वो आप लोगों से हम पूछते हैं इस दृष्टि से, जो कि कैसे आप इसको समझ पाए हैं, कितना तक समझ पाए हैं। तो एक बार आप इसको देख लीजिए जो आपके पास स्लाइड है, और उसके बाद क्योंकि उसी से बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो एक बार आप उसको ठीक से देख लीजिए ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। फिर आपको मैं पूछूंगा कि इन दोनों के मध्य कौन सा संबंध होगा और इनको कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और आप चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे आप। तो एक बार पहले 2 मिनट आप देख लीजिए, फिर हम देख लिया होगा। अब मैं इसको स्लाइड को हटाता हूं और उसके बाद मैं प्रश्न करता हूं आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न है जो कि कंट्रेरी, आप केवल उत्तर के लिए आप क्या करेंगे, केवल आप अपने चैट बॉक्स में डालेंगे जो कि किनके मध्य होता है। जैसे आपको बताना होगा जो कि ए और ई के मध्य हो रहा है, तो ए डैश ई केवल लिखेंगे और कुछ नहीं लिखना है। और अगर ए और आई के मध्य हो रहा है तो ए डैश आई लिखेंगे, इससे अधिक कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक। तो जिन जिन को जो पता रहेगा वो डालेंगे ताकि हम यहाँ पर देख सकें जो कि कितना आप समझ पाए हैं। सभी जितने भी हैं, अर्पणा, श्रुति, रमन, शैलजा, दीपिका, जितने भी हैं सभी अपना ये चैट बॉक्स ऑन करके रखेंगे। मैं पूछता जाता हूँ, फटाफट आप उत्तर बताते चले जाएंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं व्याघातक या अंतर विरोधक या कंट्रेरी, ये रिलेशन किनके मध्य होता है। कंट्रेरी ये व्याघातक, ये कंट्रेरी मैंने कहा, सॉरी, मैंने व्याघातक जो कहा वो तो कंट्राडिक्टरी है। कंट्रेरी कहा, इंग्लिश टर्म को आप लेकर चलिए। कंट्रेरी किनके मध्य होता है। अगर आपने कुछ गलत लिखा हो तो ये सुधार कर लेंगे। हमने कहा कंट्रेरी कहा, ठीक है। सभी उत्तर प्रस्तुत करेंगे, दीपिका, अर्पणा, रमन, और इधर श्रुति और शैलजा। शैलजा का गया, श्रुति। सर आज मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। मैं कल से करूंगी सर, क्योंकि देर से ज्वाइन किया है ना, तो नहीं समझ में आया पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा तो उसमें देख लेना, क्योंकि जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वह आज जी ही उसको हम देखेंगे। फिर कल जो रहेगा मूड फिगर का रहेगा, तो फिर वो स्किप होगा, और फिर परसों हम प्रैक्टिस सभी का करेंगे, टोटल का। तो वहां पर आकर के जी हम समस्या हो जाएगी इस कारण से, ठीक है ना। तो अच्छा चलते हैं, दूसरा हम प्रश्न पूछते हैं इनमें। दूसरा है जो कि सब अल्टरनेशन जो है वह किनके मध्य होता है। सब अल्टरनेशन, सब अल्टरनेशन किनके मध्य होता है। सब अल्टरनेशन जो है यह किनके मध्य होता है। इंग्लिश टर्म ही ध्यान में रखिए, सब अल्टरनेशन किनके मध्य होता है। सब अल्टरनेशन किनके मध्य होता है। देखिए, जो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, केवल ध्यान ये करेंगे जो उत्तर नहीं आ रहा है तुरंत, क्योंकि मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में इसलिए लिखने के लिए कहता हूँ क्योंकि आप कितना फास्ट उत्तर दे पा रहे हैं इसके लिए। नहीं तो टाइम दिया जाए तो आप कर ही लेंगे, लेकिन फास्ट ये हमें देखना होता है। तो यहाँ पर जो ही सब अल्टरनेशन का है, तो आपके पास जैसे बॉक्स ये खुला हुआ है आपके सामने में, तो 1 2 3 4 ये आपको दिख रहा है, वो जो कि ए, उसके बगल में ई, और उसके ए के नीचे में आई, ई के नीचे में ओ, ये आपको दिख रहा है, आपके सामने में होना चाहिए। और हमने जब कहा जो कि सब अल्टरनेशन, तो आपको ध्यान होना चाहिए जो कि वह खंभे के समान खड़ा होगा। सब अल्टरनेशन जो है दोनों साइड खंभे के समान खड़ा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, सब अल्टरनेशन जो होगा वो खंभे के समान खड़ा होगा दोनों साइड।
या जैसे हम गांव घर में बनाते हैं ना, जो कि बीच में जो दिया जाता है, बीच में आप कहिए जो कि बिम जिस पर टिका होता है, वो जो आप देते हैं, या ये वैसे अपनी भाषा में कहते हैं जो कि बरेड़ी बीच में जो देते हैं ऊपर में, ये जो दे रहे हैं वह दो पर जो टिका होता है सबसे पहले, जिस पर हम रखते हैं उसको, ये दोनों खंभे के समान खड़ा होगा। और खंभा आपको ध्यान होना चाहिए कि एक के कॉर्नर पर ए होगा, दूसरे के कॉर्नर पर ई होगा। अगर उसमें कंफ्यूज करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। और नीचे में उसी के सिमिलर होगा, जैसे ए का आई होगा, ए भी स्वीकारात्मक अर्थात सकारात्मक, और आई है सकारात्मक, ई है निषेधात्मक, ओ है निषेधात्मक। इस तरह के आपको बनाना पड़ेगा। तो जब हम कह रहे हैं कि दोनों के संदर्भ में सब अल्टरनेशन कह रहे हैं, तो सब अल्टरनेशन का अभिप्राय है दोनों खंभे के समान खड़ा होगा। ठीक है, तो आगे से उत्तर क्या होना चाहिए था? उत्तर होना चाहिए था ए डैश आई और फिर कॉमा डैश ओ, क्योंकि दो हो रहे हैं ना, ए और आई के मध्य, और इधर ई और ओ के मध्य हो रहा है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। इसी तरह हम अगला ये रखे हैं जो कि सब कंट्रेरी किनके मध्य है? सब कंट्रेरी रिलेशन किनके मध्य है? सब कंट्रेरी रिलेशन किनके मध्य है? सब कंट्रेरी किनके मध्य है? ये रमन, ये ए ई नहीं दिखा है, केवल आई ओ होगा। ठीक है, आई ओ होगा। ए ई के मध्य में तो कंट्रेरी हो जाएगा। ये दोनों जो है वो एक नहीं है। ऊपर वाला जो है वो कंट्रेरी है, और नीचे वाला जो है वो सब कंट्रेरी है। ये ध्यान रखना है। ऊपर वाला जो है वो कंट्रेरी टर्म्स है, और नीचे वाला जो है सब कंट्रेरी है। मुझे लगा कि दोनों आपने दोनों कैसे लिखेंगे? हमने पूछा केवल सब कंट्रेरी। हम कंट्रेरी मुझको को लगा पूछा नहीं। पूछ रहे हैं, मुझे लगा कि दोनों पूछ रहे हैं। हाँ नहीं, तो ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी पर आपका पूरा ये टिका होता है। ठीक है, जी जी। अब मैं दूसरे तरह से प्रश्न करता हूं, इसमें आपको होगा अर्थात रिलेशन। हाँ, एक और पूछ ले रहा हूं जो कि कंट्राडिक्टरी तो पूछ ही लिया। अब मैं पूछ रहा हूं उसमें आपको संबंध का नाम लिखना होगा। ठीक है, तो संबंध का नाम अगर पूरा आप नहीं लिख पाते हैं तो जैसे सब अल्टरनेशन के लिए सब ए एल लिख दीजिए तो हम समझ जाएंगे। कंट्रेरी के लिए CONT लिख लीजिए, और कंट्राडिक्टरी के लिए CONTD लिख लीजिए, अर्थात कंट्राडिक्टरी में डीवी दिखना चाहिए हमें। ठीक है, तो इस तरह का आपका समझ आ जाएगा। या फिर पूरा लिख पाते हैं तो पूरा लिख लीजिए, क्योंकि आप फास्टली लिख रहे हैं, क्योंकि हम अधिक से अधिक प्रश्न ले सकें, इसलिए हम ये कर रहे हैं। गुरु जी एक बार फिर से बता दीजिए। अरे आप जो नाम जो है ना, उस नाम को शॉर्ट फॉर्म में आप लिख दीजिए, ताकि हमें समझ आए इस तरह से। तो समझने के लिए सब अल्टरनेशन के लिए तो सब ए एल लिख दिए तो समझ में आ जाएगा, जब सब अल्टरनेशन बताना चाहते हैं। सब कंट्रेरी के लिए तो सब CO लिख दिया तो आपको हमें पता चल जाएगा जो कि सब कंट्रेरी का लिख रहे हैं। लेकिन कंफ्यूजन केवल हो सकता है कंट्रेरी और कंट्राडिक्टरी में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जो कि कंट्राडिक्टरी अगर लिखते हैं तो CONTD लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं। जिस तरह प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में, ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न रहेगा, उत्तर कुछ नहीं रहेगा, लेकिन प्रश्न लंबा चौड़ा रहेगा। जैसे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न भिन्न गुणवत्ताओं युक्त समान कर्ता वाले दो सर्वव्यापी तर्क वाक्यों के संबंधों को दर्शाता है? क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न भिन्न गुणवत्ताओं से युक्त समान कर्ता वाले दो सर्वव्यापी तर्क वाक्यों के संबंध को बताता है? तो इसी समय आपका उसमें में कंफ्यूज जो करने लगते हैं, इतना लंबा पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज करने लगते हैं।
आपको ध्यान क्या करना है पहले, जो कि क्या रहा है। ये कह रहा है एक ऐसा संबंध खोजने के लिए, नीचे में आपको ऑप्शन देगा जो कि विरोधी, अंतर विरोधात्मक, उपविरोधी। तो आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे उसको, अंग्रेजी में कंट्रेरी, कंट्राडिक्टरी, सब कंट्रेरी, सब अल्टरनेशन, इस तरह करके वह आपको ऑप्शन देगा। तो ऑप्शन तो पहले आप अंग्रेजी में सुनेंगे या पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ ये जो रहेगा वो लंबा चौड़ा जो दिया रहेगा प्रश्न, वो प्रश्न आप हिंदी अंग्रेजी जिसमें आप समझ सकें, क्योंकि हो सकता है जो कि अंग्रेजी में आपको समझ में आए सहजतया, या हो सकता है कि हिंदी में आए, लेकिन ऑप्शन आप अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में ही देखिएगा, क्योंकि वो टर्म आपको कंफ्यूज करवाएगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूं जो कि आप प्रश्न हिंदी या अंग्रेजी दोनों में देख सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे, क्योंकि न तो हिंदी में ठीक से समझ में आता है, न अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी फिर भी आप प्रश्न जो पूछा जाएगा उसमें आप हिंदी आसानी से समझ लेंगे, लेकिन ऑप्शन जो होगा वो अंग्रेजी टर्म आपके लिए ज्यादा उपादेय रहेगा। ऐसे देखिए, ये प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, तो यहाँ तक तो कोई मतलब नहीं है, ये आपको विकल्प बताने के लिए कह रहा है। प्रश्न यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, भिन्न भिन्न गुणवत्ताओं से युक्त। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि गुणवत्ता मतलब क्या है। गुणवत्ता मतलब सीधा से पूछा है स्वीकारात्मक और नकारात्मक जो है, अर्थात एक सकारात्मक होगा, एक नकारात्मक होगा। गुणवत्ता अलग क्वांटिटी, अलग क्वालिटी अगर बता रहा है, तो एक की क्वालिटी क्या है, पॉजिटिव है, एक का क्वालिटी क्या है, निगेटिव है, एक अफर्मेटिव है, एक निगेटिव है, ये होगा। भिन्न गुणवत्ता कहा गया, उसका सीधा सा अर्थ क्या है, जो कि एक जो आपका वाक्य है वह अफर्मेटिव वाला है, एक जो है वो निगेटिव वाला है। तो ये जो भिन्न गुणवत्ता वाला कहा गया, ये हम इस तरह समझ लिए, ठीक। दूसरा क्या है, आगे क्या कह रहा है, जो कि इस तरह के गुणवत्ताओं से युक्त समान कर्ता वाले, तो कर्ता तो समान रूप में होंगे ही, अगर वो अलग अलग हो गए तो फिर वाक्य उस तरह का नहीं बनेगा। तो और क्या करें, सर्वव्यापी तर्क वाक्यों का। अब आपको केवल हाईलाइट करके रखना होगा इस तरह में, क्या कि सर्वव्यापी सर्वव्यापी होगा दोनों, और साथ साथ गुणवत्ता अलग अलग होगा। गुणवत्ता अलग अलग होना मतलब एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक अफर्मेटिव, एक निगेटिव, इस तरह होगा। तो अब आपको सरलीकरण करना पड़ेगा, जो कि आप इसको कैसे आप फॉर्मेशन करेंगे। फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं कि सर्वव्यापी, एक सर्वव्यापी स्वीकारात्मक होगा, एक सर्वव्यापी निषेधात्मक होगा। तो एक सर्वव्यापी स्वीकारात्मक कौन हो गया, ए। सर्वव्यापी निषेधात्मक क्या हुआ, ई। उसके बाद जाकर के आप इस वो जो टेबल आपने देखा है अभी, उसको दिमाग में ला करके सेट करेंगे। तो पहले क्या होगा कि पहले आपको सेंटेंस जो है उसको समझ करके आपको ढालना पड़ेगा AEIO में, और यही काम आपके लिए टफ रहेगा। अगर जब तक ये नहीं कर पाएंगे तब तक आप इसमें नहीं आ पाएंगे, इसको नहीं समझ पाएंगे जो कि ये क्या कह रहा है और उत्तर क्या होगा। तो अब प्रश्न जो यहाँ पूछा गया है, ये प्रश्न आपको फिर से मैं बता रहा हूं, हालांकि उत्तर एक आ गया है, इसलिए मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं प्रश्न को। प्रश्न ये है, फिर से सुनिए प्रश्न। अब प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न भिन्न गुणवत्ताओं से युक्त समान कर्ता वाले दो अंशव्यापी तर्क वाक्यों के संबंधों को दर्शाता है। दो अंशव्यापी संबंधों, दो अंशव्यापी तर्क वाक्यों के संबंधों को दर्शाता है, समान भिन्न भिन्न गुणवत्ता से युक्त। ये केवल नाम लिखना है, ये उत्तर, इसमें से आपको चूज करना है, कंट्रेरी है कि कंट्राडिक्टरी है, सब कंट्रेरी है कि सब अल्टरनेशन है। इसमें पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, भिन्न भिन्न गुणवत्ता से युक्त अंशव्यापी। अंशव्यापी जो ही कहा गया, तो अंशव्यापी में कौन कौन आ गए, या तो आय होगा और ओ होगा। अब इसमें भिन्न भिन्न गुणवत्ता क्या होना चाहिए, तो भिन्न गुणवत्ता, अगर भिन्न गुणवत्ता नहीं कहा जाता तो आय और आय यही हो जाता, दो तर्क वाक्य वही ले लिया जाता। लेकिन भिन्न गुणवत्ता कह दिया गया तो एक होगा इसका एक होगा आय
और दूसरा हो जाएगा ओ हो जाएगा। अब आपको खोजना पड़ेगा आई और ओ के मध्य कौन सा संबंध है। दीपिका का आया है, नहीं दीपिका सब कंट्रेरी, रमन सब कंट्रेरी, शैलजा और अर्पणा क्या दिक्कत क्या है? ये अर्पणा समझ में नहीं आया क्या ये प्रश्न? अर्पणा सर समझ में तो आया, लेकिन क्वेश्चन प्रश्न जो आप पूछे वो मतलब तुरंत नहीं समझ पाए बस। देखो प्रश्न मैंने ये पूछा जो कि जो ऑप्शन दिया जा रहा है, तो ऑप्शन तो वही 4 तरह के संबंध है, चारों संबंध बताया जाएगा। ये जो ऑप्शन 4 दिए जा रहे हैं उनमें से उस ऑप्शन को खोजना है जो अर्थात उस संबंध को खोज रहा है जो भिन्न भिन्न गुणवत्ता वाले जो है 2 अंशव्यापी तर्कवाक्य उनके मध्य है। तो अभी तक तो मैं कह रहा था जो कि चार्ट देख करके जो कि इन कॉर्नर के मध्य ये जो है इनका ये संबंध होगा, इनका ये संबंध होगा। अब क्या है कि इन दोनों का संबंध खोजना है। पहले तो सेंटेंस देखना पड़ेगा कि किस तरह के सेंटेंस, तो उसके बाद हम इस जो अभी डायग्राम हमने बनाया है उस डायग्राम पर आएंगे। करो मत, यहाँ ऑडियो ऑन है, ठीक है। तो ये है क्योंकि यहाँ पर जितना भी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है वो प्रश्न क्या है कि हमें खोजना है 2 अंशव्यापी जो होंगे और भिन्न भिन्न गुणवत्ता। तो भिन्न भिन्न गुणवत्ता मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इस तरह होगा। गुणवत्ता मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव की बात आ रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में हम आ रहे हैं। ये प्रश्न है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न भिन्न गुणवत्ताओं व मात्राओं से युक्त कर्ता वाले 2 सर्वव्यापी तर्कवाक्यों के संबंध में संबंधों को दिखाता है। अर्थात भिन्न भिन्न गुणवत्ताओं एवं मात्राओं से युक्त समान कर्ता वाले 2 सर्वव्यापी तर्कवाक्यों के संबंध को बताता है। इसमें थोड़ा सा और घुमाया है ये, हालांकि है कुछ नहीं, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्योंकि भिन्न भिन्न गुणवत्ताओं एवं मात्राओं से युक्त, गुणवत्ताओं एवं मात्राओं से युक्त समान कर्ता वाले 2 सर्वव्यापी तर्कवाक्यों के संबंधों को दर्शाता है। अर्थात भिन्न भिन्न गुणवत्ता और मात्रा होना चाहिए सर्वव्यापी में। ये आप लोग इसमें फंस रहे हैं। देखिए ये तो 2 का उत्तर आया है, दोनों का उत्तर गलत है और 2 का उत्तर नहीं आया है। या तो आप लोग चार्ट नहीं समझ पा रहे हैं या प्रश्न को नहीं बना पा रहे हैं। ये वो जो वाक्य जो दिया गया है वाक्य को नहीं ढाल पा रहे हैं। चलिए ये फिर से देखिए इसको, क्योंकि इसको थोड़ा समझना होगा ठीक से। देखिए क्या कहा जा गया था जो कि निम्नलिखित में से विकल्प चुनना है। तो विकल्प में तो आपको नाम दिया जाएगा, ऑप्शन 1 2 3 4 नाम है, 4 में से कोई दिया जाएगा आपको। 4 मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों साइड जो है वो एक ही है, इस कारण से 4 कह रहा हूं। या तो कंट्राडिक्टरी का दिया जाएगा ऑप्शन, या कंट्रेडी दिया जाएगा, या सब कंट्रेडी दिया जाएगा, या सब अल्टरनेशन, इन चारों में से ही पूछा जाएगा। तो प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न भिन्न गुणवत्ताओं एवं मात्राओं, भिन्न भिन्न गुणवत्ताओं एवं मात्राओं से युक्त जो समान कर्ता वाले थे। ये ऑप्शन क्या उत्तर क्या आया था? एक हाँ ये कंट्राडिक्टरी था, वो तो ठीक सही था। ये रमन का दूसरा जो है वो गलत था, सब कंट्रेरी नहीं होगा, वो कंट्रेरी वाला क्यों होगा?
सर है? मैं हाँ, भी कंट्रेरी ही लिख रही थी, फिर आपने बोला नहीं गलत है। ठीक है, नहीं वो कंट्रेरी ही है। ये सब कंट्रेरी मैंने देख लिया था, तो इसलिए मैंने कहा दोनों का उत्तर गलत है। ये दोनों नहीं, ये रमण पहले कंट्रेरी लिख करके सब कंट्रेरी लिखे थे, तो कंट्रेरी ही होगा। ठीक है, तो ये ऊपर ये जो क्या है, जो कि दो जो है, पहले तो ये दिया गया है कि दो सर्वव्यापी सेंटेंस में आ रहा है, तो सर्वव्यापी तो आएंगे ए और ई ही होंगे। उसके बाद क्या दिया गया है, गुणवत्ताओं से युक्त और मात्राओं से युक्त। गुणवत्ता जो है वह पॉजिटिव या निगेटिव होगा। यहाँ पर मात्राओं जो है ये हमें लग रहा है जो कि कहीं न कहीं ये प्रश्न में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मात्रा अगर दे दिया गया तो प्रश्न ये ठीक नहीं बन पाएगा, क्योंकि मात्रा से हो गया जो कि आई या ओ में आ जाएगा, क्योंकि मात्रा में जो होगा भिन्न भिन्न मात्रा अगर कह दिए तो एक होगा सर्वव्यापी, एक हो गया अंशव्यापी, इसमें आ जाएगा। तो ये मात्राओं जो दिया गया है ये प्रश्न में नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। ये जिस गाइड में है वो मैं मार्क कर दूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा, जो कि ये प्रश्न जो लिखा गया है या तो मिसप्रिंट होगा या कुछ समस्या है इसमें, क्योंकि मात्राओं को नहीं लिखना चाहिए। मात्रा का अभिप्राय होता है एक सर्वव्यापी एक अंशव्यापी, मात्रा का अभिप्राय। गुणवत्ता ये गुणवत्ता ये सॉरी हाँ, गुणवत्ता जो कहा जाता है वो हो गया निषेधात्मक और स्वीकारात्मक, इस तरह से। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा वह क्या होगा, कंट्रेरी होगा। ठीक, हाँ रमन कुछ पूछ रहे थे? ये मात्रा मात्रा के लिए जो आपने हाँ, बोले वो सर, यही मात्रा जो दिया गया है ना वो गलत दिया गया है इसलिए मुझे हमारे। कंट्रेरी होगा, सिर्फ हाँ, निगेटिव क्योंकि व्यापी और अगर मात्रा दे देते हैं तो हमारा ध्यान फिर भटक जाता है, हम आ जाते हैं इस पर। या तो मात्रा दिया जाता या फिर सर्वव्यापी दिया जाता। सर्वव्यापी को हटा जाना चाहिए था, दोनों में से एक ही दे सकते हैं। कंट्रेरी मतलब सर्वव्यापी तो हो ही गया, तो जैसे ये मात्रा हाँ, आ जाता है तो निषेधात्मक आ जाएगा। हाँ, मात्रा इसलिए अगर दे देंगे, भिन्न भिन्न मात्रा करेंगे तब तो फिर अलग अलग मात्रा रखना पड़ेगा, इस कारण से वो कंफ्यूजन थोड़ा हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न भिन्न गुणवत्ता युक्त समानकर्ता एवं विधेय वाले दो अंश व्यापी तर्क वाक्यों के संबंधों को दर्शाता है। अर्थात इसमें क्या दे रहा है, भिन्न भिन्न गुणवत्ता होगा और उसके साथ क्या होना चाहिए, दो अंश व्यापी तर्क वाक्य। तो जो ही दो अंश व्यापी कर रहा है तो आपको समझ में आ जा रहा होगा जो क्या होना चाहिए। चलिए पहले उत्तर दीजिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये सब कंट्रेरी होगा, ये नीचे वाला जो है आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न गुणवत्ता, भिन्न भिन्न गुणवत्ता मतलब एक अफर्मेटिव एक निगेटिव, और दो अंश व्यापी का अभिप्राय हो गया, जो कि ऊपर वाला हो ही नहीं सकता क्योंकि वो सर्वव्यापी वाला है, नीचे वाला होगा, दो अंश व्यापी का संबंध कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हिंदी वाले वाक्य में गुणात्मकता का अभिप्राय है जो कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और भिन्न भिन्न कह रहा है। अगर ऐसा बोल दे जो कि समान गुणात्मक और भिन्न भिन्न मात्रात्मक, तब फिर क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कहा जाए जो कि समान गुणात्मक और भिन्न भिन्न मात्रात्मक जो दो तर्क वाक्य होंगे समानकर्ता वाले, तो इनका क्या संबंध होगा, तब क्या उत्तर आएगा, समान गुणात्मक और भिन्न भिन्न ये समान गुणात्मक और भिन्न भिन्न मात्रात्मक, अगर ये दिया जाए समान गुणात्मक भिन्न भिन्न मात्रात्मक, समान गुणात्मक और भिन्न भिन्न, लिखना है चैट बॉक्स में, लिखना है, बोलना नहीं है। समान गुणात्मक और भिन्न भिन्न मात्रात्मक, समान गुणात्मक होना चाहिए और भिन्न भिन्न मात्रात्मक होना चाहिए। समान गुणात्मक भिन्न भिन्न मात्रात्मक, मैं पूरा लंबा सेंटेंस नहीं बोलता हूं, मैं केवल टू द पॉइंट उसमें ये कर रहा हूं। समान गुणात्मक होना चाहिए, भिन्न भिन्न मात्रात्मक,
समान गुणात्मक, भिन्न भिन्न मात्रात्मक। ये इसमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग? जब गुणात्मक कहा जा रहा है तो अभिप्राय हो गया समान गुणात्मक मतलब दोनों एक ही होगा, या तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा या अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा। और समान ये भिन्न भिन्न मात्रात्मक कहा गया तो एक सर्वव्यापी होगा, एक अंशव्यापी होगा। तो ये किनका संबंध हो रहा है? तो या तो लेकिन इसमें दूसरा भी उत्तर होगा। ये जो अभी उत्तर आप लोगों का आ रहा है इसमें दूसरा भी उत्तर होगा, जो कि समान नहीं, इसमें एक ही उत्तर रहेगा। अगर भिन्न भिन्न मात्रात्मक भी कहेंगे तब जाकर के कॉन्ट्राडिक्टरी में जाएगा, नहीं तो समान गुणात्मक और भिन्न भिन्न मात्रात्मक कह रहे हैं तो ये सब अल्टरनेशन में ही जाएगा। अगर ये कह दिया जाए समान भिन्न भिन्न गुणात्मक और भिन्न भिन्न मात्रात्मक, तब जाकर के आ जाएगा अंतर विरोध या कंट्राडिक्टरी में। तो इस तरह से ये जो टर्म गुणात्मक और मात्रात्मक है इसको केवल फिक्स कर लीजिए अपने दिमाग में। गुणात्मक कहा गया है तो नेगेटिव पॉजिटिव की बात की जा रही है, गुण की बात की जा रही है, और मात्रात्मक कहा गया है तो सर्वव्यापी अंशव्यापी की बात की जा रही है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। जो गुणात्मक जो होगा वो होगा निगेटिव पॉजिटिव की बात की जा रही है, गुणवत्ता की बात अगर की जा रही है तो, और अगर मात्रात्मकता की बात की जा रही है तो ये सर्वव्यापी अंशव्यापी की बात की जा रही है। मात्रात्मक अगर की जा रही है तो सर्वव्यापी अंशव्यापी की, और गुणवत्ता की बात की जा रही है तो निगेटिव पॉजिटिव की। और उसके बाद क्या कहा जाता है वो आप ध्यान रखिएगा। दोनों भिन्न भिन्न कहा जाता है कि समान कहा जाता है, क्या कहा जा रहा है उस पर ज्यादा जोर देने की बात है। ठीक है, एक और लास्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद कल हम फिर फिगर वाला पढ़ाएंगे और फिर अभ्यास में जाएंगे, और परसों कंप्लीट अभ्यास ही रहेगा। तो कल हम इसके जो 100 है वो भी हम भेज देंगे कल कक्षा होने के बाद तक, ताकि आप लोग परसों तक प्रैक्टिस पूरा कर लें, ताकि एक पार्ट जो है कक्षा 7वीं कक्षा तक जो थी वह हमारा प्रैक्टिस पूरा हो जाए। उसके बाद हम आएंगे इंडियन वाले में, तो इंडियन वाले में अलग तरह से देखेंगे। तो इसमें अगला लास्ट और क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेट ऑलरेडी हम लोग हो चुके हैं। ये है जो कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न भिन्न तर्क मात्राओं युक्त समानकर्ता वाले एवं विधेय वाले दो सर्वव्यापी तर्क वाक्यों के संबंधों को दर्शाता है? प्रश्न सुनिए। उत्तर में वही 4 संबंध दिया गया है ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन नहीं बता रहा हूं मैं। ये कह रहे हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न भिन्न मात्राओं से युक्त, ये भिन्न भिन्न मात्राओं से युक्त समानकर्ता एवं विधेय वाले दो सर्वव्यापी तर्क वाक्यों के संबंधों को दर्शाता है? क्योंकि समान ये भिन्न भिन्न मात्रा से युक्त होगा, समानकर्ता एवं विधेय वाले सर्वव्यापी तर्क वाक्यों को दर्शाता है। प्रश्न देखिए क्या है, जो भिन्न भिन्न मात्राओं से युक्त, फिर ये इसमें इन्होंने गलती की है, यहाँ पर गुणवत्ता होना चाहिए, जो फिर इन्होंने प्रश्न जो दिया है एक बार फिर से देखना पड़ेगा। इस तरह भिन्न भिन्न मात्राओं से युक्त, भिन्न भिन्न मात्राओं से युक्त, ठीक है। उसके बाद नहीं, ये मात्रा अगर दे रहे हैं और ये दे रहे हैं तो इसको देखना पड़ेगा। ये इस प्रश्न को रहने दीजिए, कल हम हाँ ये रमन जी गुरु जी। हाँ, कोई प्रश्न था क्या? नहीं गुरु जी। ठीक 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 है, चलिए। सर यहाँ पर सर्वव्यापी दिया है तो उससे तो कॉन्ट्रेरी वाला क्लियर। यहाँ पर जो प्रश्न जो कह रहा है इसमें प्रश्न ये दे रहा है कि इनमें
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न भिन्न मात्राओं, ये तो मात्रा जब दे रहे हैं तो ये दोनों एक साथ आ जा रहे हैं। मात्रात्मक में तो सर्वव्यापी, या तो सर्वव्यापी दोनों आएगा या अंशव्यापी दोनों आएगा, क्योंकि भिन्न भिन्न मात्रात्मक कर रहे हैं। इसमें या तो हम ए ई का संबंध देखेंगे या आई ओ का देखेंगे। मात्रा एक ही है, मात्रा भिन्न भिन्न नहीं है यहाँ पर। और इसमें उसके साथ साथ ये क्या कह रहे हैं कि तो भिन्न भिन्न मात्रा कर रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं क्या, जो कि सर्वव्यापी हो। ये यहाँ पर समस्या हो रही है प्रश्न में। इस कारण से मैंने यहाँ पर ये कहा था, क्योंकि भिन्न भिन्न तो गुणवत्ता कहिए तो समझ में आता है, लेकिन मात्रा अगर कह दिए तो इसमें दोनों बात नहीं कर सकते हैं। मात्रा अगर होगा तो ई का संबंध मानेंगे, समान मात्रा मानते हैं तो, या आईओ का संबंध मानेंगे समान मात्रा वाले, और उसके बाद अगर आप सर्वव्यापी कह रहे हैं तो ए ई का संबंध ही होगा। अगर ई का संबंध होगा तो फिर आप दोनों में भिन्न भिन्न मात्रा कैसे कहेंगे आप। इस कारण से थोड़ी समस्या थी इस प्रश्न में, ये इस कारण से मैंने ये कहा। ठीक है, तो कल हम और भी जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनको हम एक साथ देखेंगे, और जो एक पार्ट हमारा है वह परसों कल खत्म हो जाएगा, और हम 7 अर्थात अगले दिन जो होगा उसमें हम केवल प्रैक्टिस ही रखेंगे। तो कल प्रैक्टिस और ये दोनों रहेगा, और परसों सिर्फ प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। चलिए सभी को धन्यवाद। हम सर कल सुबह की कक्षा तो नहीं होगी ना? हाँ, कल सुबह की कक्षा के लिए नोटिस गया होगा, कैसे नहीं होगी। कल सुबह 5:55 में सभी जुड़ेंगे। ठीक है। ठीक है, अस्तु। नोटिस पहले जा चुकी